नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि किस राज्य में हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, या फिर टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है। तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार की राजधानी पटना में भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न है कि भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हालांकि ये पहला चरण था, पहला किस्त था और इसका राइट आंसर था श्रीलंका। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने किसे अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात सीएफओ नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वैभव तनेजा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। इस सीरीज की विशेषता यहाँ पर यह है कि इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, जो मूल रूप से आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की तलाश में हैं तो यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत तमाम मंथ का जो करंट अफेयर्स है बिहार स्पेशल वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों के भवन अब बाला मॉडल पर बनेंगे। अब ये बाला मॉडल क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि बिहार। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक चीजों को लिखा गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि बिहार में स्कूलों के भवन अब बाला मॉडल पर बनेंगे। अच्छा, बाला मॉडल में बाला जो शब्द है इसका पूरा नाम आखिर क्या होता है? तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये इसका पूरा नाम होता है, अर्थात ऐसी भवन संरचना जो कि बच्चों के लिए सीखने में मददगार हो। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में बिहार सरकार ने इस बाला मॉडल पर अभी हाल ही में सरकारी स्कूल के जो भवन होते हैं उसके निर्माण की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि इस मॉडल के तहत सुव्यवस्थित 2 मंजिले भवन बनाए जाएंगे और दीवारों तथा अन्य जगहों पर सीखने के लिए रेखा चित्र, चित्र और कलाकृतियां भी बनाई जाएंगी। तो ये सारी बातें अभी हाल ही में जो बाला मॉडल के बारे में निकल कर सामने आई है इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। और ये बाला मॉडल किस राज्य से संबंधित है इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा की या फिर स्कूल की बात हो रही तो ऐसे में एक प्रश्न कॉमन है कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो चंद्रशेखर प्रसाद यादव या फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री है। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बालक या फिर बालिकाओं या फिर छात्र छात्राओं की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का जो अधिकार है ये पहले संवैधानिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत में जन्मे हर बच्चे का भारत के संविधान के तहत जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं, बहुत सारे संस्था ऐसे हैं जो कि बच्चों से चाइल्ड लेबर यानी कि जो मजदूरी है वो करवा रहे हैं। दरअसल इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में हमने बिहार के संदर्भ में चीजों को शामिल किया है। बिहार को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। दरअसल अभी हाल ही में नई दिल्ली में 92वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS यानी कि चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस सिस्टम में यानी कि जो बाल मजदूरी है इसको समाप्त करने की दिशा में उन बेहतर कार्य के लिए या फिर इसके उन्मूलन के लिए अभी हाल ही में बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपसे भी जानते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी करवाना ये बाल मजदूरी अर्थात चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, जो कि कानूनन कर सकते हैं एक प्रकार का अपराध है। इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो इसी के बेहतर उन्मूलन के लिए, इसे समाप्त करने के लिए बिहार सरकार को अभी हाल ही में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। इसी वर्ष 2023 का एक करंट अफेयर्स है, हमने विस्तार पूर्वक आपको इसकी जानकारी दिया था। अच्छा, यहाँ पर अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर यही होगा, बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर इस वर्ष 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एक्चुअली में इस वर्ष 76वां नहीं बल्कि 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। हम लोग आजादी के 76 वर्ष को
पूरी कर चुके हैं, 77वीं वर्ष में प्रवेश किए हैं और 77वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में सेलिब्रेट की गई है स्वतंत्रता दिवस की। तो ऐसे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 21 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में चीजों को हम विस्तार पूर्वक से देखें तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि 21 बिहार पुलिस कर्मियों में से 2 को वीरता अर्थात गैलेंट्री पुलिस पदक, इसके अतिरिक्त 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और साथ ही साथ 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि 3 कैटेगरी में बिहार को 21 पदक मिला है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर पदकों की तो कुल मिला के 4 कैटेगरी में पदक दिया गया है। अच्छा, ओवरऑल हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय और राज्य बलों के कुल 954 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। पूरे भारत से अगर हम बात करें पुलिस कर्मियों की तो 954 पुलिस कर्मियों को पूरे भारत से सम्मानित किया गया और इन 954 पुलिस कर्मियों में से बिहार के जो 21 पुलिस कर्मी शामिल थे उसके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी दिया। अच्छा, यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि कुल 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो इसके तहत आपको ध्यान रखना कि वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक केवल 1 को दिया गया और दूसरी कैटेगरी है वीरता के लिए पुलिस पदक, तो 229 पुलिस कर्मियों को। वहीं पर अगले पॉइंट पे हम बात करें तो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया 82 पुलिस कर्मियों को। एक और कैटेगरी है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, तो 642 पुलिस कर्मियों को ये अवार्ड दिया गया। कुल 4 कैटेगरी में कुल 954 पुलिस कर्मियों को पूरे भारत से सम्मानित किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि वीरता के लिए सबसे अधिक 55 पुलिस पदक जम्मू कश्मीर के नाम रहा। सर्वाधिक जो पुलिस पदक रहा वीरता के लिए, जो यहाँ पर विकल्प नंबर बी में आप देख रहे हैं, ये सर्वाधिक 55 वीरता के लिए जो पुलिस पदक मिला ये जम्मू कश्मीर के नाम रहा। अच्छा, यहाँ पर एक जो हमने पहले नंबर पे लिखा वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एक पुलिस कर्मी को दिया गया, तो आप यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं। हो सकता है ये वाला एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक का एकलौता पदक लोखर कपम इम्बोचा सिंह को दिया गया। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनका नाम है लोखर कपम इम्बोचा सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न भी ये स्वतंत्रता दिवस से ही संबंधित है। ये प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो इस प्रकार से देखें तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, कुल 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। अच्छा, हमने कई बार आपको जानकारी दिया था और कल वाले वीडियो में भी जो सेपरेट हमने स्वतंत्रता दिवस को लेकर चैनल पर अपलोड किया था, वहां पर आपको बताया था कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो आपको ध्यान रखना है लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं। जबकि वहीं पर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। हालांकि राजपथ का नाम अब बदलकर कर दिया गया कर्तव्य पथ। तो ये सारी चीजें हमने रिसेंटली कल वाले वीडियो में ही आपको बताया है, आपको याद होगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इस वर्ष 2023 में 15 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर बतौर प्रधानमंत्री 10वीं बार तिरंगा फहराया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दरअसल 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 26 मई 2023 को अभी हाल ही में इनके कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा हुआ है। ये चीजें भी आपको हमने बताया है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें बतौर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने की लाल किला में, तो 10 बार वे तिरंगा फहरा चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है। सर्वाधिक बार की बात करें तो अब तक का जो रिकॉर्ड है, ये सबसे अधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू के पास 17 बार। वहीं पर दूसरे स्थान पर है इंदिरा गांधी 16 बार और तीसरे स्थान पर अब तक मनमोहन सिंह थे जो कि 10 बार तिरंगा फहराए थे। लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है नरेंद्र मोदी का, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो तीसरे स्थान पर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी हैं जो कि सर्वाधिक बार लाल किला पर तिरंगा फहराए हैं। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर उसी चीज का हमने जिक्र किया कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला पर तिरंगा फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जबकि वहीं पर हम बात करें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया जाता है। अच्छा, कर्तव्य पथ की बात आई तो यही जानकारी हमने आपको दिया था कि कर्तव्य पथ का जो पुराना नाम है यह है राजपथ, यानी कि कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इतनी सारी बातें तो रही प्रधानमंत्री से संबंधित।
हालांकि हम नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त यानी कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में खास करके नीतीश कुमार की बात करें बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने की, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हमने यहाँ पर तुलना किया है, हालांकि यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बतलाई जा चुकी है पहले ही, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर चीजें हम विस्तार से एक बार पुनः देख लेते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे छात्र पहली बार देख रहे होंगे। तो बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, ये सर्वाधिक बार 17 बार झंडा फहराया है नीतीश कुमार। हालांकि अब तक का जो रिकॉर्ड था गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का, ये 14 बार का रिकॉर्ड था, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनके पास ये रिकॉर्ड था। लेकिन अगर हम बात करें बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा किन्होंने फहराया, तो नीतीश कुमार ने, जो कि संभावना ये भी है कि एक दो बार और भी इसमें इजाफा हो। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से यह रिकॉर्ड है। और साथ साथ नीतीश कुमार से संबंधित ये भी आपको ध्यान रखना है कि 8 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की। और बतौर प्रधानमंत्री की बात करें तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार यहाँ पर यानी कि लाल किला में तिरंगा फहरा चुके हैं। हालांकि बतौर प्रधानमंत्री सबसे अधिक बार लाल किला में तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड है वो किनके नाम है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके बीपीएससी वाले कोर्स में, इस कोर्स में आपको ध्यान रखना एक ऑफर आई है। ऑफर की अवधि की बात करें तो 17 अगस्त 2023 तक, यानी कि कल तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। IND77 इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके एक नॉमिनल सा चार्ज पर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो यही कोर्स आपके 70वीं बीपीएससी के लिए भी अपग्रेड हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद जब ये कोर्स अपग्रेड होगा तो आप यहाँ पर 70वीं बीपीएससी को लेकर भी मटेरियल प्राप्त कर पाएंगे, नया टेस्ट सीरीज प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी एक ऑफर है आपके पास, केवल 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। आई होप कि आप यहाँ पर ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये तस्वीर थोड़ा सा छोटा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रियासी जिला, जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी जिला, तो यहीं पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर या फिर रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो इस लिहाज से यहाँ पर यह प्रश्न को शामिल किया गया है। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो यह चिनाव नदी पर, नदी के तल से 405 मीटर की ऊंचाई पर फहराया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चिनाव नदी पर तल से 415 मीटर की ऊंचाई पर यह तिरंगा फहराया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को मन की बात कार्यक्रम के 103वें संस्करण के दौरान 77वें स्वतंत्रता दिवस व अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। और इसको लेकर हमने जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया भी था कि 9 से 15 अगस्त 2023 तक ये संचालित किया जाएगा। और इसके साथ ही हमने ये भी आपको जानकारी दिया था कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ ही, अर्थात इस अभियान के साथ ही जो भारत का आजादी का जो अमृत महोत्सव संचालित हो रहा है उसका समापन हो जाएगा। इस अभियान को लेकर एक जानकारी यह भी है कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इस अभियान का टैगलाइन है। अच्छा, इस अभियान को लेकर चीजें हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि वीरों के अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के, खास करके जो भारत की आजादी में संलग्न थे, जिन्होंने अपनी एक विशेष भूमिका निभाई थी और एक बलिदान दे दिया था अपने देश की आजादी के लिए, तो ऐसे वीरों के सम्मान में इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई थी। और उनके गांव कस्बों से मिट्टी मंगाकर एक पार्क का निर्माण किया जाएगा और ये पार्क में इसको संजोया जाएगा। इस तरह की चीजें हमने आपको विस्तार पूर्वक से बताया था। ये बातें आपको याद होगी और इसे ही नाम दिया गया था मेरी माटी मेरा देश। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम इसे विस्तार से देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ है कि हाल ही में कुपवाड़ा जिला जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है, तो यहीं पर LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया गया है। ये बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, LOC का जो पूरा नाम होता है ये होता है लाइन ऑफ कंट्रोल।
अच्छा, यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि इस डाकघर की बात करें तो यह डाकघर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है और इस डाकघर का जो पिन कोड है यह है 193224। ये इस डाकघर का पिन कोड है, जिसकी शुरुआत या फिर जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डाकघर से संबंधित यहाँ पर हमने ऐड किया है, या फिर भारतीय डाक से संबंधित ये सभी चीजें संबंधित है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने कुछ में पहले जानकारी दिया था कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर बनाया जा रहा है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। वह दूसरे पॉइंट की बात करें तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष अर्थात हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2022 में जो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था अर्थात इसका विषय क्या था, तो पोस्ट फॉर प्लेनेट इसका निर्धारित थीम था। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में डाक सेवा 1766 में शुरू की गई थी और भारत में पहला डाकघर 1786 में मद्रास में स्थापित किया गया था। मद्रास को ही चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि 1877 में पार्सल सेवा, 1879 में पोस्ट कार्ड सेवा, 1880 में मनी ऑर्डर सेवा, 1911 में इलाहाबाद से पहली एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में। ये सभी भारतीय डाक से संबंधित पॉइंट है। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, जो भी छात्र खास करके बिहार शिक्षक या फिर शिक्षण बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये वीडियो रिसेंटली चैनल पर अपलोड हुआ है। बिहार से संबंधित ये वीडियो है, यानी कि बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। जनवरी से लेकर जुलाई तक के 200 सिलेक्टेड प्रश्नों का इसमें संग्रह है। ये वैसे प्रश्न है जो मूल रूप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है और हम ये आपसे वादा किए हैं कि यहाँ से कम 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब तक 80,000 से अधिक छात्रों ने इस वीडियो को देख लिया है। आप भी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया गया है। पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बीपीएससी मेकर ऐप पर जो करंट अफेयर्स वाला जो मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहां पर ये आपको मिल जाएगा, वहीं से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में भारतीय कला की महिमा थीम अर्थात विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। भारतीय कला की महिमा या फिर इस थीम के साथ अभी हाल ही में एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने 11 अगस्त 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में भारतीय कला की महिमा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये इसका थीम है इस प्रदर्शनी का, इसी पर आयोजित अभी यानी कि इसी पर आधारित ये प्रदर्शनी था, जो कि अभी हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न है इस पॉइंट में जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वहीं पर दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पर जो इसका उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन को लेकर लिखा गया, इसका उद्घाटन प्रणय वर्मा के द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, उच्चायुक्त। ये हमने कई बार आपको बताया है, अगर आप हमारे छात्र हैं, रेगुलर बेसिस पर वीडियो को आपने फॉलो किया है तो ये आपको मालूम होगा कि उच्चायुक्त क्या होता है, उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। यहाँ पर सारी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखा गया है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। रिसेंटली जुलाई 2023 महीने वाला बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था। शायद उसी वीडियो में एक कमेंट आया कि सर इतने प्रश्नों के लिए, एक्चुअली में कुछ कठोर शब्द का ही प्रयोग किया गया था कि इतने कम प्रश्नों के लिए, तकरीबन 40 प्रश्न उसमें हमने बतलाए हैं आपको मूल रूप से, तो इतने कम प्रश्न के लिए आपने 1.5 घंटा स्टूडेंट का समय खाया है। यानी कि आप एकदम से अपना वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा गया था कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रत्येक प्रश्न में हमने 10 से 12 पॉइंट आपको बतलाए हैं। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 40 प्रश्न भी अगर हमने वहां पर किए हैं, प्रत्येक प्रश्न में एवरेज हम 10 प्रश्नों की जानकारी भी दें तो 400 प्रश्न वहां पर हमने करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन आदि को मिला के आपको बतलाया है।
तो वैसे छात्रों के कमेंट पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर पे ही केंद्रित रहते हैं। जैसे इस वीडियो की ही बात करें, इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या महज 12 है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए कितना सारा यहाँ पर दिया गया है। पिछले प्रश्न में भी हमने लगभग 12 से 15 पॉइंट आपको बतलाए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, वैसे लोगों के बातों पे बिल्कुल ना आइए, वैसे लोगों का सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। प्रश्न पे सिर्फ और सिर्फ वो फोकस रहते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वही एग्जाम में हूबहू पूछा जाए। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि जो मैं बतलाता हूँ वही आपका हूबहू एग्जाम में आए। इसीलिए मैं आपको चीजों को बार बार कहता हूँ, इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि आप लोग इसको ध्यान रखें। बेसिकली यहाँ पर बात यह है कि किसी भी प्रश्न को एग्जाम में पूछे जाने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसको आपको समझना है। पहले के समय में जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित होता था, अगर आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि वन लाइनर फॉर्मेट में भी अगर चीजों को आप पढ़ लिए हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो प्रश्न होते थे डायरेक्टली पूछे जाते थे। लेकिन हाल ही के समय में अब ऐसा नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2023 को कहां पर इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर होगा गांधी धाम, गुजरात। गुजरात में एक स्थान है गांधी धाम। अच्छा, यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि गांधीनगर यहाँ पर है। दरअसल गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लेकिन यहाँ पर जो स्थान है यह है गांधी धाम। अभी हाल ही में इसका जो शिलान्यास या फिर भूमि पूजन हुआ है यहीं पर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इसको लेकर चीजें हम विस्तार पूर्वक से देखें तो पहला पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधी धाम में इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। अच्छा, इसकी क्षमता की बात करें तो इस संयंत्र की प्रतिदिन जो क्षमता होगी, ये प्रतिदिन 500 मिलीलीटर तरल की 2 लाख बोतलें यहाँ से उत्पादित की जाएगी। अच्छा, इस तरह के उत्पादन से अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो इससे आयातित उर्वरकों पर देश की जो निर्भरता है, यानी कि जो दूसरे देश पर निर्भरता है देश की, वो समाप्त होगी। तो इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में गांधीधाम गुजरात में इसका शिलान्यास भूमि पूजन किया गया है। अब यहाँ पर अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि अगस्त 2023 में हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस वस्तु या फिर उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो 2 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। एक तो है राजौरी चिकरी काष्ठकला, यानी कि राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और वहीं पर दूसरी है मुक्स्क बुदजी चावल, ये चावल की एक किस्म है। ये दोनों को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ऐसे में जो फाइनल आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात ध्यान रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के राजौरी चिकरी काष्ठकला यानी कि वुड क्राफ्ट तथा अनंतनाग जिले के मुस्क बुदजी चावल की किस्म को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग को लेकर कुछ जानकारी हमने आपको दिया है कि किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये तमिलनाडु चेन्नई में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के वैसे उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया है उसकी सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपकी एग्जाम में प्रश्न बने। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विकल्प नंबर ए की मरचा चावल की। मरचा चावल को 2023 में जीआई टैग मिला है। ये बिहार से संबंधित छठा कृषि उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग मिला है। ये पश्चिमी चंपारण के चनपटिया से संबंधित है। हालांकि बिहार के वैसे उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक तो है खाद्य पदार्थ, एक है हस्तकला और एक है कृषि कैटेगरी। कृषि कैटेगरी में 5वां उत्पाद था मिथिला मखाना, जिसे जीआई टैग मिला था। 2023 में छठा उत्पाद बना है मरचा चावल, जो कि पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। ऐसे तो पश्चिमी चंपारण के 6 प्रखंडों में मरचा चावल का उत्पादन होता है, लेकिन मूल रूप से ये जो जीआई टैग मिला है ये चनपटिया प्रखंड को दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि इस वर्ष 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम निम्नलिखित में से क्या रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वर्ष 2023 का जो थीम रखा गया है स्वतंत्रता दिवस का, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये इसका राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष 2023 की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खास मेहमान कौन शामिल थे यहाँ पर लाल किला पर, तो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1700 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया था लाल किला पर। और इस मेहमानों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस विशेष अतिथियों में जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और साथ साथ सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।
तो ये तो रही बात यहाँ पर इस 77वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित। हालांकि इस वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2023 को, ये 74वां गणतंत्र दिवस था और इस अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गणतंत्र दिवस की यहाँ पर बात हुई है तो पहली बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलते अगले प्रश्न पे। अगला 10वां प्रश्न है कि सुस्वागतम नामक एक ऑनलाइन पोर्टल हाल ही में किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुस्वागतम नामक एक ऑनलाइन पोर्टल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लेकर यहाँ पर चीजें आप विस्तार पूर्वक से देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए ई पास के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। दरअसल हाल ही में DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, तो इन्होंने 25 जुलाई 2023 को सुस्वागतम पोर्टल का परीक्षण कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की थी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था 25 जुलाई 2023 को। हालांकि अभी हाल ही में इसे लॉन्च कर दिया गया पूर्ण रूप से 5 अगस्त 2023 को। और ये ई पास के लिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ई पास के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल। आज यहाँ पर कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि हम बात करें DY चंद्रचूड़ अर्थात धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की, जो कि वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर हम बात करें पटना हाईकोर्ट की, तो बिहार के संदर्भ में पटना हाईकोर्ट की बात करें तो पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है कृष्णन विनोद चंद्रन। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई या फिर पटना हाईकोर्ट ने कार्य की स्थिति से प्रारंभ किया? तो 3 फरवरी 1916 से। इसको लेकर चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 44वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं यह है कृष्णन विनोद चंद्रन, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी यह भी है कि वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे। वे 2025 तक इस पद पर रहेंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। ये 3 पॉइंट भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 11 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में आयोजित 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जियो हैप्टिक। जियो हैप्टिक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, जियो हैप्टिक की बात करें, जियो हैप्टिक आखिर है क्या, तो उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जियो हैप्टिक को हाल ही में आयोजित 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में भी हाल ही में ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर जियो हैप्टिक की हम बात करें तो हैप्टिक एक भारतीय उद्यम संवादी AI प्लेटफॉर्म, AI टूल आधारित प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको ध्यान रखना है ये कन्वर्सेशनल अर्थात संवाद पर ही आधारित है। तो जिसकी स्थापना आकृति वैश्य और स्वपन राजदेव ने अगस्त 2013 में की थी। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इस चीज को लेकर एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि रिलायंस ने इसका अधिग्रहण किया था 2019 में, तो इस लिहाज से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दरअसल यहाँ पर इसको ध्यान रखिए कि 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था। अब यहाँ पर ये क्यों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दरअसल अभी हाल ही में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया है इस कैटेगरी में, तो ऐसे में ये जियो हैप्टिक चर्चे में है, तो हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बने। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जो भी चीजें खबरों में होती है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उससे संबंधित जो भी चीजें बनकर सामने आती है प्रश्न के रूप में, उसे भी आपको बारीकी से समझना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि आकृति वैश्य जो कि हैप्टिक के CEO और सह संस्थापक हैं, वर्तमान में इसके CEO आकृति वैश्य हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी हाल ही में इसका जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। अच्छा, इस प्रदर्शनी की बात करें तो इस प्रदर्शनी में तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल और विविधता को प्रस्तुत किया गया। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और जो जानकारी हमने आपको इस प्रोमो कोड के बारे में दिया, इस कोर्स के बारे में दिया, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। यही कोर्स आपके 69वीं BPSC एग्जाम में तो हेल्प करेगी ही करेगी, साथ साथ 70वीं BPSC एग्जाम के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड होगा तो वहां पर भी आपको इससे हेल्प मिलेगा। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे छात्र ज्वाइन कर चुके हैं, और ये ऑफर की जो अवधि है यह 17 अगस्त 2023 तक है। इस तरह का ऑफर बार बार नहीं आता, आप लोग जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। महज 299 रुपये में ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर।
आज के इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 3 है। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को नामित किया गया, यानी कि बिहार के कितने शिक्षकों का नॉमिनेशन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में या फिर भारत ने हाल ही में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में कितना पदक अपने नाम किया है। ये कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हमारे द्वारा दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक वहां पर चीजों को अवश्य लिखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।